नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ सुशील मानव जी मौजूद हैं। सुशील मानव जी द प्रिंट के साथ पत्रकारिता करते हैं, वहां एसोसिएट एडिटर हैं। इसके अलावा उनका एक लंबा अनुभव है हरियाणा के जो पॉलिटिक्स है और सोसाइटी है उसकी रिपोर्टिंग का, और अभी भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहते हैं। एडिटरशिप का अपना अलग बर्डन होता है, लेकिन वो लगातार पॉलिटिकल और सोशल स्टोरीज लगातार करते रहते हैं हरियाणा से। और आजकल उनकी कई स्टोरीज आपने देखी होंगी, पॉलिटिकल स्टोरीज। उनमें से एक स्टोरी थी कुलदीप बिश्नोई को लेकर, तो उसी से ही शुरुआत करते हैं। सर, कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में कैसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि ना तो उनको स्टार कैंपेनर बनाया गया और ना ही उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, ना उनको एमपी की टिकट मिली। ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनदीप जी कि आपने मुझे मौका दिया गांव सवेरा में। हाँ, ये मैंने पीछे कुलदीप बिश्नोई वाले मामले में एक स्टोरी भी की है। और मुझे हालांकि शुरू में हैरानी हुई, पर जब मैंने लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड और कुछ ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो कहने लगे इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं, बीजेपी का तरीका होता है ये। तो ये देखो, एक मुख्यमंत्री जो कि हरियाणा में सबसे लंबा समय मुख्यमंत्री रहे हैं और राजनीति के पीएचडी कहे जाते थे, उनका बेटा कभी सिर्फ 2014 से पहले, अगर 2013-12 की बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और वहां से स्थिति ये आ गई है कि सिर्फ वही परिवार की सीट जो उन्होंने 1968 के बाद से आज तक नहीं आ रही है, उसमें वो सिर्फ उसी तक सीमित रह गए हैं। तो मैंने राजस्थान के भी एक विधायक है पब्बा राम जी, उनसे भी बात की थी इस बारे में। और एक और बिश्नोई समाज के हैं कृष्ण बिश्नोई जी, उनसे भी बात की थी। कुछ इसमें क्योंकि असेंबली इलेक्शन में जैसे आपको भी पता है कि इनको सह प्रभारी बनाया गया था राजस्थान का, तो बताते हैं कि वहाँ जो इनका मुकाम धाम है, तो उसके ये भजनलाल जी भी उसके पैटर्न रहा करते थे और आजकल कुलदीप बिश्नोई जी भी पैटर्न है। मगर एक दोनों में फर्क तो आप भी समझते होंगे कि जो भजनलाल जी का कद था, उसमें फिर उनके समुदाय के लोग सभी के सभी उनके हक में होते थे, कोई विरोध करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं हो पाते थे, उनका कद इतना बड़ा था। अब और वो भी मैंने देखा है कि क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, फतेहाबाद से आता हूँ, जो उनका मोहम्मदपुर रोही उन्हीं का अपना पैतृक गांव भी है। वो कभी भी सामाजिक या धार्मिक मामलों में अपनी नहीं चलाते थे। वो ये कहते थे कि मैं हाँ ठीक हूँ, मगर फैसले आप कर लो कि किसको बनाना है। सब उनको मिलके जब उनको दे देते थे कि आप ही चुनिए, तो वो चुन देते थे। अब ये मुझे बताया गया कि वहाँ जो जिनको इन्होंने देवेंद्र गुजिया जी ऐसे नाम हैं जो इनको इन्होंने वहाँ पे मुकाम धाम का प्रधान बना रखा है। तो वहाँ पे बिश्नोई के दो गुट है, एक उनको पसंद करता है, एक उनको नहीं करता। तो जो 3 एमएलए वहाँ पे खड़े थे, उनमें से एक बिहारी लाल जी हार गए थे, पब्बा राम जीते, और एक कृष्ण कुमार बिश्नोई वहाँ पे मंत्री भी हैं, वो दोनों जीत गए थे। तो सभी में इस बात को लेकर थोड़ा सा चिंता थी कि कुलदीप बिश्नोई जी के प्रचार से कहीं ऐसा ना हो कि जो धड़ा जो है, जो उनको पसंद नहीं करता, जो मकाम धाम के अध्यक्ष हैं, तो कहीं वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो ये चीज़ मुझे बताई गई। बट यस, इनको ना कहीं स्टार कैंपेनर में रखा गया, ना कहीं इंचार्ज बनाया गया, जबकि हरियाणा से 2 प्रमुख नेताओं को, धनखड़ जी को और अभिमन्यु जी को दूसरी स्टेट्स में, अभिमन्यु जी को आसाम में भेजा गया है, धनखड़ जी को दिल्ली में भेजा गया है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी मुकाम जाता रहता हूँ, मुकाम में मेरी ससुराल पड़ती है, मैं ब्याह हुआ हूँ वहां पर। अच्छा, तो वहां पर हम देखते हैं कि पत्थर भी लगे हुए हैं, अभी भी कुलदीप बिश्नोई के भी पत्थर लगे हुए हैं मुकाम धाम पे जब जाते हैं। और वहां की पॉलिटिक्स ने सही में ही कुलदीप बिश्नोई को अफेक्ट किया है, जो 2 धड़े बटे हैं। एक मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो उनकी पॉलिटिकल बातचीत थी, मैंने भी बीजेपी के कई लीडर से इस दौरान बात की, तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन था कुलदीप बिश्नोई का पिछले 1-2 महीने से, वो क्लियर नहीं था, इसलिए भी वो चीजें रही। और वो क्लियरली ये अप्रोच नहीं कर पाए हिसार की सीट को लेकर, और कि वो खुद लड़ेंगे या बेटे को लड़ाएंगे,
इस और कंफ्यूजन में ही उन्होंने रखा कि हम तो अपने बेटे का करियर देख रहे हैं इस किस्म से, तो वो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक ही परिवार से हम दो दो लोगों को आगे बढ़ाएं, आप थोड़ा पॉलिटिकल क्लैरिफिकेशन रखिए, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी। और इस वजह से उनकी चीजें रही। हालांकि अगर वो अभी और किसी पार्टी में होते तो अभी तक शोर मच चुका होता, लेकिन बीजेपी काफी जो ऑर्गेनाइजेशनली काफी स्ट्रेंथन है, तो इतना शोर उसको लेकर मच नहीं रहा। एक स्टोरी और है, वो भी मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो। जी जरूर जरूर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कम्युनिकेशन की बात आपने कही, उसमें थोड़ा सा गैप इनका 2014 में भी एक आया। 2014 में ये सिरसा और हिसार सीट से लड़ रहे थे, और उससे पहले हिसार से भजनलाल जी एमपी चुने गए थे, और उनके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो कुलदीप बिश्नोई जी चुने गए थे, जबकि उस वक्त पे हुड्डा गवर्नमेंट थी जी। उसके बावजूद भी ये बाई इलेक्शन जीते थे। उसी सीट से वो दुष्यंत चौटाला से जब हारे 2014 में, तो एक नैरेटिव ये चला कि कहीं पे कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा है कि मुझे 36 बिरादरी की नहीं 35 की जरूरत है। पता नहीं, वो हमेशा डिनाई करते रहे कि ऐसा कभी भी मैंने कहीं नहीं कहा, पर वो इस नैरेटिव को पूरी तरह से खंडन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इतना शार्प डिवीजन हुआ कास्ट बेसिस पे कि वो उसमें हार गए। और उसके पश्चात जब 2019 में उनके बेटे को टिकट मिली तो वो तीसरे नंबर पे रह गए। तो एक ये कारण भी बीजेपी को तो ने ये भी तो सोचा होगा ना कि पिछले 2 इलेक्शन लगातार ये परिवार हारा और वोट प्रतिशत भी नीचे गया। तो ये भी ये भी कंसीडर किया गया होगा। और सुशील जी, एक स्टोरी और काफी चर्चित रही, हरियाणा के आडवाणी अनिल विज, तो उसके बारे में भी बताइए कि अनिल विज को कैसे खुड्डे लाइन लगाया गया हरियाणा की बीजेपी में, और उनको आप हरियाणा की राजनीति का आडवाणी क्यों मानते हैं अभी के लिए? देखो, आडवाणी मानने का कारण ये है कि जिस तरीके से जिस दिन मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना था, सुबह से ही, हालांकि ये अनाउंस नहीं हुआ था, वो राजभवन नहीं गए थे, सिर्फ ये जब हम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पता लग रहा था कि राजभवन में कुछ तैयारियां हो रही है, तो मेरी एक जेजेपी नेता से सुबह सुबह बात हुई। ये बात है 8 बजे की, सुबह 8 बजे। उस वक्त तक ऐसे कुछ नहीं पता था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। मगर आप मान के चलिए कि जेजेपी के जो नेता थे, उनके सरकार के अंदर सोर्सेज तो पूरे थे ही। उनको ये पता था कि मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देने वाले हैं, और मगर साथ में वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री दोबारा से शपथ लेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को फॉर्मली ना हटाया जाए, एक बार इस्तीफा दे दे और फिर नया मंत्रिमंडल बना लें। मगर जैसे ही दिल्ली से ये घोषणा हुई कि अर्जुन मुंडा जी और तरुण चुग को जो है वहां पे भेजा जा रहा है, तो समझ आ गई कि ये तो कुछ गड़बड़ है। अब एक शाम पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनिल विज को बुलाया, उनके साथ काफी बात करते रहे। अगले दिन सुबह से ही वो उनके साथ थे, राजभवन में भी लेके गए। यही बात मैंने विज साहब से फोन पे भी की, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि देखो, मेरा सबसे बड़ा दुख मुझे ये है कि मेरे को साथ लिए रखा हर जगह पे, और कहीं कोई हिंट तक भी नहीं दिया अभी ऐसा हो रहा है, तो मुझे को बता तो सही थे। तो उनका जो आडवाणी वाली बात मैं ये कह रहा हूँ कि उनको आदर दिया गया, दिखाने को आदर ये दिया गया कि शाम को भी उनको साथ बिठा के सलाह की गई भी कल कुछ होने वाला है। तो उनकी निगाह में यही था कि दुष्यंत की विदाई है और कुछ खास बात नहीं है। अगले दिन फिर सुबह उनको साथ लेके गए। फिर जब अचानक ये हुआ कि उन्हीं को कहा गया कि आप जो है नायब सिंह सैनी जी का नाम प्रपोज करेंगे, तो देखो, इससे पहले अगर आप देखें 2014 में जब मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो अगर इलेक्टोरल विक्ट्रीज के हिसाब से देखें तो विज साहब सबसे सीनियर है, ठीक है। मगर 2014 में पहला नंबर सीरियल नंबर 1 पे खट्टर साहब, सीरियल नंबर 2 पे रामविलास शर्मा जी, 3 पे अभिमन्यु जी, 4 पे धनखड़ जी, एंड 5 पे विज साहब का शपथ हुई थी।
जी। तो वो सीरियल नंबर 5 पे आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब 2019 के इलेक्शन हुए तो विज साहब और खट्टर साहब के बीच के जो बाकी 3 थे वो तीनों हार चुके थे। रामविलास जी भी हार चुके थे, अभिमन्यु भी हार चुके थे और धनखड़ जी भी हार चुके थे। तो अब उनको लग रहा था कम से कम अब तो नंबर 2 होना चाहिए। पर अचानक से ये स्थिति बन गई कि जब पहले लग रहा था कि निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, अचानक से सेंटर से दुष्यंत सिंह का आ गया और ये फिर नंबर 3 पे पहुंच गए। तो अब जब उनको ये कहा गया कि आप नायब सिंह सैनी का नाम जो है प्रपोज करेंगे, तो वो वहां से उठ के आ गए। तो तब से लेके लगातार पहले तो ये कहा गया कि उनका नाम था, वो डिप्टी सीएम बनने वाले थे, फिर ये कहा गया कोई बात नहीं उनको मना लेंगे। खट्टर साहब ने भी कहा कि मैं जाऊंगा उनको मनाने, सीएम भी जाएंगे, पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। चुपचाप से मंत्रिमंडल बना दिया गया। तो वही बात है कि अब वो सिवाय एक मार्गदर्शक के तो और कुछ नहीं रहना। अभी भी आप देख रहे हैं कि उनके निवास पे सभी मंत्री जा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। उनके पावरलेस सिर्फ पावरलेस है, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद बच गया उनके पास। जी वही जी। सुशील, इसके अलावा एक स्टोरी और जो ध्यान खींचती है वो है कि एक ऑफिस असिस्टेंट से हरियाणा के सीएम बनने की कहानी, और हरियाणा के ऑफिस असिस्टेंट से सीएम बने नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी की क्या कहानी, एक बार वो आप बताएंगे कि इनका सफर कैसा रहा है, क्या इन्होंने? नायब सिंह सैनी पंचकुला में लगभग 1996 के आसपास, ये पंचकुला में जो बीजेपी का कार्यालय था उसके अंदर ये चिट्ठी पत्री टाइप करना वगैरह ये काम देखते थे। उस वक्त पे मनोहर लाल जी जो है हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष थे, और नरेंद्र मोदी जी भी उस वक्त पे हरियाणा के प्रभारी थे बीजेपी के। वो भी आते रहते थे पंचकुला में ही। बल्कि मुझे एक बार ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी मुझे बताया कि उस समय भी वो इतना, नरेंद्र मोदी जी की खासियत ये बताई गई कि वो पॉलिटिक्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं, हर छोटी छोटी चीज को। ज्ञानचंद गुप्ता जी मुझे बता रहे थे कि एक बार हमारे म्युनिसिपल इलेक्शंस थे, तो हम रूटीन में ठीक है अभी इलेक्शन है तो हम कैंडिडेट चुनते हैं और प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कहते हैं वो रात लेट तक बैठे रहे, एक एक कैंडिडेट के ऊपर कई कई घंटे तक उन्होंने विचार किया और उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, दूसरे के क्या हैं, काम के किसके माइनस क्या है, बड़ा सीरियस। तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी आया करते थे पंचकुला में भी, रोहतक ऑफिस में भी, तो तब से वो जानते थे। अब खट्टर साहब तो क्योंकि उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गुड़गांव के अंदर जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए आए थे, तो खुल के उनके बारे में बोला भी सही है, सभी चीज सभी जानते भी थे पहले से। तो अब एक बार कोई मजाक कर रहा था धनखड़ जी से, धनखड़ जी हंस पड़े, उसका जवाब नहीं दे पाए कि इनको लाए थे आपके लिए, बदलने के लिए सैनी जी को। तो अब ऊपर वालों को ज्यादा ही पसंद आ गए, तो अब उनको ही बदल दिया जो उनको लेके आए थे, उन्हीं को ही बदल दिया। तो ये क्योंकि देखो बीजेपी आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो पॉलिटिक्स बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो मुख्यमंत्री के सिलेक्शन में भी यहाँ पे जो सबसे बड़ा ध्यान रखा गया था वो यही था कि ओबीसी चेहरा देना चाह रहे थे वो यहाँ पे हरियाणा में। वो शायद उनकी निगाह में, उनके ध्यान में नहीं होता अगर ये अध्यक्ष बदलने के लिए उनको लेके नहीं गए होते तो उनको ध्यान आ गया होगा, तो उनको लगा होगा कि ये मुख्यमंत्री भी तो हो सकते हैं। तो ऐसे नायब सिंह सैनी जो 90 के दशक में बीजेपी के पंचकुला ऑफिस में असिस्टेंट चिट्ठी पत्री टाइप करते थे, वो आज के 21वीं सदी के दूसरे दहाके में हम कह सकते हैं कि वो अब मुख्यमंत्री बन गए। आप सिर्फ मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप ये नहीं भूल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो अध्यक्ष भी है। हाँ, बीजेपी के संगठनात्मक अध्यक्ष भी हैं वो।
वो एक ही टाइम पे इस वक्त ऑल पावरफुल नायब सिंह सैनी जी है ना, और तो किसी के पास कुछ है नहीं, वही अध्यक्ष है, वही मुख्यमंत्री भी है। सुशील, आपने ओबीसी सीएम होने का जिक्र किया, लेकिन इसमें मैं आज कई ओबीसी समाज के लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में भी दो कैटेगरीज हैं, बीसी ए और बीसी बी। जो ओरिजिनल ओबीसी सेक्शन जिसको बोला जाता है, उसमें जो कामगर जातियां हैं, चाहे नाई, तेली, धोबी, इस किस्म के जो सेक्शंस हैं, बोले कि उनका ये 10 सीटें जो बटी हैं लोकसभा की बीजेपी की, उसमें उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। इवन मंत्रिमंडल में भी उनके किसी भी आदमी को शपथ नहीं दिलवाई गई। ये बीसी बी से हैं, तो जो मुख्यमंत्री साहब हैं, और बीसी बी से ही कई बड़े नामों को टिकटें भी मिली हैं, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, इस किस्म के इशारे किए गए। तो जो एक सिस्टमेटिकली नेग्लेक्ट किया जाता है बीसीए कैटेगरी को, मतलब चाहे जांगड़ा हो, खत्ती जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनली, धोबी हो, तेली हो, नाई हो, कुम्हार हो, लुहार हो, इन कम्युनिटीज को जो सिस्टमेटिकली नेग्लेक्ट किया जाता है, और वो भी एक रूलिंग क्लास पार्टी जिसको कहा जाता है कि ये तो सबसे ज्यादा कास्ट को एक कास्ट को प्ले करती है अपनी पॉलिटिक्स में। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्यों ये कम्युनिटी हरियाणा में नेग्लेक्ट होती है? हरियाणा में ये खाली बीजेपी के नहीं, कांग्रेस में भी है कम्युनिटी नेग्लेक्ट होती रही है, इनेलो में भी नेग्लेक्ट होती रही है, इसको क्या कारण आप देखते हैं? देखो, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। हरियाणा में सेंटर में इनको ओबीसी कहते हैं, हरियाणा में इनको बीसीए और बीसीबी में कैटेगराइज किया गया है। बीसीए में 72 जातियां हैं, 72, जबकि बीसीबी के अंदर 6 जातियां हैं। हाँ। तो वो 72 जातियां वो हैं जो आर्टिसन हैं, जो हाथ से काम करती हैं। बिल्कुल। और ये जो हैं ये एग्रेरियन है, ये जाट्स की तरह से खेती का काम में है, किसानी करती हैं। हाँ, मगर आप देखेंगे ना तो यही चीज आपको शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी मिलेगी। उसके अंदर भी जो पीछे वर्गीकृत किया गया था ए और बी में, तो ए में जो है, जिसके अंदर आपके वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं, धानक समाज के लोग आते हैं, जो और ज्यादा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनको अगर देखेंगे तो दलित्स में भी उनको रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिल रहा है। आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर 2 सीटें अंबाला और सिरसा दोनों दे चुके हैं, दोनों रविदासिया समुदाय से हैं। तो दोनों पिछली बार हालांकि जो सुनीता दुग्गल हैं वो धानक समाज से थी, वो अगर उस हिसाब से देखें ए और बी के हिसाब से तो वो ए वाले में से थी, मगर इस बार दोनों की दोनों जो है एक ही समाज को गई हैं। तो ये हमेशा से चला आ रहा है, क्योंकि जो एससीज में भी जो रविदासिया चमार कम्युनिटी के जो हैं वो आगे आ चुके हैं, राजनीतिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, नौकरियों में भी उनका ज़्यादा है, और वो लोग उसको आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले पा रहे हैं। वही चीज़ जो है बैकवर्ड्स में भी हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सही है। तो इसको क्या बीजेपी को इस चीज का नुकसान नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी तो एक एक चीज का हिसाब रखती है, सारा मामला रखता है। और इसके साथ में एक दूसरा सवाल भी आपसे लेना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा में बीजेपी को लेकर अलग अलग किस्म के नैरेटिव हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पेजेंट्री है वो खुश नहीं है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर की जो योजना है हरियाणा से, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में फौजी निकलते हैं, उसका इशू है। और अभी अशोक तंवर के हमें वीडियो भी देखने को मिले जिसमें उनको फतेहाबाद के आपके इलाके में ही उनका घेराव हुआ, कुछ गांवों में किसानों ने किया। तो क्या लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए ये इलेक्शन आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार तो उनके पास 10 में से 10 थी, अब की बार ये जो जातीय समीकरण है ये भी ये साथ के नहीं चल रहे हैं, और दूसरा जो मुखालफत है देहाती इलाकों में वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस सारे मामले में आप क्या देख रहे हैं कि क्या पिछली बार की तरह 10 में से 10 लेकर हीरो बन के उभरेंगे, या अब की बार कुछ सीटों पे फाइट आप देख रहे हैं? देखो, मैं एक चीज, मैं अभी तक फील्ड में नहीं गया हूं, मगर फील्ड में बात जरूर हो रही है। मगर मैं ये जो बात कर रहा हूं, मैं अपने अब तक के जो इलेक्शन कवर किए उस आधार पे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन है ये ना 2014 है ना ही 2019 है। 2014 में अन्ना हजारे और कई तरह के जो गवर्नमेंट के फेल्योर्स थे, भ्रष्टाचार और एक बदलाव की राजनीति, उसके पश्चात जो बदलाव के लिए वोट दिया गया था,
और 2019 में मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली छोटे छोटे गांवों तक जाके ट्रैवल किया था। एक ही बात थी, बालाकोट, एक ही बात थी सिर्फ कि उनके घर में जाके मारा। ठीक है, तो ये इलेक्शन इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये इलेक्शन मुझे लगता है कि गुण दोष के आधार पे लड़ा जाएगा। बीजेपी को वोट लेना पड़ेगा अपने गुण दोष के आधार पे। अब बात आ जाती है कि क्या ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अब मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि एक तो दोनों में आज की डेट में कोई मैच नहीं है, ओपोजिशन में और बीजेपी में। रिसोर्सेज में भी नहीं है, प्रेजेंस में भी नहीं है। मीडिया जिस तरह से इस वक्त मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिहेवियर है, उसमें भी कहीं कोई मैच नहीं है। अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आप सबसे बड़ी चीज़ ये पाएंगे कि अगर वोट देंगे तो किसको देंगे और कोई सामने कौन है, अभी तक ये बात भी आ रही है। तो जब ये टिकटें कांग्रेस डिक्लेयर करेगी, लोग फील्ड में जाएंगे, तब ये बात ज़्यादा खुल के सामने आएगी कि क्या लोगों का रवैया है। अब जब हम गुण दोष की बात करते हैं, अब जैसे आपने पूछा था कि क्या सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि बीसीए को तो उसका फायदा नहीं मिला। ये जो सारे काम किए जाते हैं ना कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है या नैब सिंह सैनी को, तो ये एक नैरेटिव तैयार किया जाता है। बाकी चीजें ये अकेला काम नहीं किया करता, क्योंकि कई चीजें मिल के काम करती हैं। बिल्कुल। तो जैसे इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं कि हमारी ये हालत हो गई है कि हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, मगर अगर वो 80 करोड़ लोगों को राशन जा रहा है तो अब ये देखना होगा कि वो वोटिंग पैटर्न में कैसे ट्रांसलेट होता है जी। सिमिलरली किसानों को अगर 6,000 रुपये साल का उनके घर में खातों में जा रहा है जो पहले नहीं जाता था, तो वो कैसे ट्रांसलेट होगा। अब एक तरफ किसानों का गुस्सा, दूसरी तरफ ये 6,000 मिलना, अब इसको इन दोनों के बीच में कैसे, हाउ दे स्ट्राइक द बैलेंस, ये चीजें हमें बाद में पता लगेंगी। जी, एक आखिरी सवाल है बिल्कुल आपसे। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि हम ये देख रहे हैं कि 95% जो किसानी बैकग्राउंड के लोग हैं वो हमें आंदोलित दिख रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, लेकिन इसी समाज के आने वाले बड़े लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील जाखड़ से लेकर रवनीत बिट्टू से लेकर अभी जैन चौधरी और फिर अब विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो आज ही ज्वाइन किए हैं। तो एक तरफ इनके ज्यादातर लोग एजिटेटेड हैं और इनके जो बड़े लीडरशिप, जो मेन स्ट्रीम में जो लीडर हैं, वो लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये दो डायरेक्शन जो बन रही हैं, लोग आंदोलित और लीडर बीजेपी की तरफ, इस सारे खला को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वाकई इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे हैरानी इसलिए भी हो रही है कि जब मुझे ये पहले पता लगा कि विजेंद्र सिंह आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने उनका ट्विटर हैंडल देखा। उन्होंने करीब 21 घंटे पहले एक राहुल गांधी का ट्वीट था, उसको रीट्वीट किया था, जिसमें वो एक प्रधानमंत्री पे कुछ टॉन्ट कर रहे थे। तो ये हैरानी है, और अब मैं इसमें क्या जवाब दे सकता हूँ, मुझे भी खुद को मैं इस मामले को थोड़ा ट्रैक कर रहा हूं। तो मैंने विजेंद्र सिंह का जो फर्स्ट जो बाइट आया वो सुना। उसमें पत्रकार उनसे पूछते हैं न्यूज 24 के कि आप बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि आप तो राहुल गांधी का ट्वीट कर रहे थे और ऐसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे थे। वो बोले कि मैं ट्वीट को रीट्वीट करके सोया और जब उठा तो मेरे को पता चला कि मैं सही जगह पे नहीं हूं, इसलिए मैं अब सही जगह पे आ गया हूं। तो वो जवाब काफी फनी था। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ लोगों से बात की और इवन विजेंद्र के भी कुछ करीबी लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा है कि वो टिकट चाह रहे थे हरियाणा से लोकसभा की, और उनको कांग्रेस कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि उनको कोई टिकट एमपी की वो लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। वो हिसार से भी टिकट मांग रहे थे, भिवानी से, सोनीपत से। वो कह रहे थे इन तीनों सीटों में से आप मेरे को कहीं पे भी एडजस्ट करिए और टिकट दीजिए। तो कांग्रेस की तरफ से वो एश्योरेंस नहीं मिल पाने के कारण वो उनसे खफा होके
वो टूट के बीजेपी में गए हैं। विजेंद्र सिंह के मामले में टिकट न मिलना एक कारण बताया जा रहा है। पार्टी चाह रही थी कि वो मथुरा से लड़े, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने मथुरा की राजनीति नहीं करनी है, यूपी में जाना ही नहीं है, तो मेरे को वहां से क्यों आप टिकट दे रहे हैं। इस किस्म की बातचीत निकल कर सामने आ रही है। बाकी तो जो ये खला है कि 95% जो लीडरशिप है वो बीजेपी में जा रही है और 95% लोग आंदोलित हैं। तब तो जो आपका सवाल था, हाँ, वो तो इसी में उसका जवाब भी आ गया ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो लीडर्स हैं हाँ, वो क्या कर रहे हैं, इसका जो फार्मर्स क्या सोच रहे हैं उससे आपस में कोई संबंध नहीं है ना, संबंध नहीं है, टूटा हुआ गैप है। क्योंकि वो उनके लिए महत्वपूर्ण है अपना चुनाव जीतना, अपने लिए पॉलिटिकल जगह तैयार करना, जो कि फार्मर्स के लिए वो नहीं है, तो इसलिए आपस में उसका कोई संबंध नहीं है फिर। जी, शुक्रिया सुशील। और सुशील मानव की आप रिपोर्ट आजकल द प्रिंट पे पढ़ सकते हैं और आपको काफी इंसाइट्स जो हरियाणा पॉलिटिक्स की और सोसाइटी की आपको मिलेंगी। खाली हरियाणा की नहीं, बल्कि इनका जो एक कैचमेंट एरिया हम कह सकते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वो पंजाब, वो आपको दिखता है, क्योंकि ये चंडीगढ़ बेस्ड रहे, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बहुत अच्छे, आज जो इनकी स्टोरी अभी इन्होंने जो की है वो राजस्थान के एमपी के ऊपर ही की है, एक जो सांसद हैं। तो आपको सुशील मानव की पॉलिटिकल स्टोरीज आपको देखने को मिलती हैं। द प्रिंट पे एसोसिएट एडिटर हैं ये, तो आप जरूर इनके काम को आप फॉलो कर सकते हैं। और आज की इस इंटरव्यू के लिए सुशील जी शुक्रिया, थैंक यू हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।